हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी का पार्ट 14 सुनाने जा रही हूँ। और आज लास्ट है। मैं आज ही पूरा स्टोरी अपनी ख़त्म कर दूँगी बता के। ये लास्ट मेरी स्टोरी सोनम धोखेबाज देसराज और सोनम की स्टोरी है ये, और पूरी ख़त्म हो जाएगी आज ये। और मैं बता देती हूँ कि मैं हिमाचल पहुँची थी। हिमाचल से मैं शुरू कर रही हूँ। जब मैं हिमाचल पहुँची हूँ तब क्या हुआ था। तो हिमाचल में उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मार पिटाई की। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को सब बता दिया कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मेरा भाई, जो छोटा भाई है, मुझे लेने आया था। मुझे लेने आया, उसके साथ मैं घर चली आई, अयोध्या आ गई फैजाबाद में। तो जब मैं अपने मायके आई तो यहाँ मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसकी जानकारी मैंने देसराज को दी। देसराज से मैंने पूछा कि क्या करूँ बताओ। तो उसने बोला मेरा अपना ख्याल रखो, बच्चे का ख्याल रखो, मैं जल्दी से आ जाऊँगा तुम्हारे पास। ऐसे ही करते वो फ़ोन पे मुझसे बातें करता रहता, मुझे दिलासा देता रहता, अच्छी अच्छी बातें करता रहता, बच्चे का ख्याल रखो, बच्चे का। तो मैंने देसराज बस ऐसे ही मुझसे बातें करता रहा। बातें करते करते कुछ दिन बाद मेरे पास डोगरा रेजिमेंट से एक लेटर आता है, जिसमें ये लिखा होता है कि देसराज पहले से ही शादीशुदा है, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि देसराज पहले से ही शादीशुदा है। मैं बहुत इस तरह से मेरे साथ होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि मैं ख़त्म हो गई हूँ। मैं बहुत रोने लगती हूँ। तब मैं देसराज से पूछती हूँ, तुम क्या पहले से शादीशुदा हो? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अगर मैं तुम्हें बताता तो मुझे छोड़ देती। उसने यहाँ तक कि अपनी जो उसकी पहली वाइफ थी, उसने मुझे बताया कि उसके कैरेक्टर पर उसने उंगली उठाई, उसके बारे में बोला गलत सलत। एक आदमी इस तरह की बातें कर सकता है, मैं सोच नहीं सकती थी। पर कोई बात नहीं, बस इतना कहना चाहूँगी, मैं प्रेग्नेंट थी। मैं करती भी क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने मायके पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। और मैं अपना बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। मैंने बस ये सोच लिया कि किसी तरीके से बस मेरा बच्चा आ जाए इस दुनिया में, जैसे मुझे रखेगा रह लूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैं रो रही थी, तकलीफ़ बांटने वाला कोई नहीं था। आप लोग समझ सकते हो कि लव मेरी शादी हुई है मेरी, और प्रेग्नेंट हूँ मैं, तो मैं करती भी क्या करती, मजबूर थी मैं। उस देसराज ने धीरे धीरे करके ऐसे ही वो बस कहता रहा आऊँगा आऊँगा। कुछ दिन बीत गए, बोलता बच्चा होने से पहले आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तुम जल्दी आओ। ऐसे ही करते करते फ़ोन पर बातें करता, गालियाँ सुनाता, गंदे गंदे सपने सुनाता, ढेरों गालियाँ सुनाता। मैं जब फ़ोन करती तो फ़ोन नहीं उठाता, खुद फ़ोन करता तो मैं फ़ोन उठाती थी। मैं करती रहती थी फ़ोन, उसका नहीं उठता था। और अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, बिज़ी हूँ, मैं नहीं फ़ोन उठा पाती थी, तो मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता था, जो मैं रिकॉर्डिंग डाल चुकी हूँ। आप लोगों ने सुन भी चुका उसकी गालियाँ, और भी बहुत सी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो आप लोग सुन चुके हो। लेकिन यहाँ मैं अपनी स्टोरी पूरी कर रही हूँ। उसके बाद फिर ऐसे ही करते करते वो नहीं आया। बच्चा मेरा पैदा हो गया, नहीं आया। उसने कहा मेरे लीवर में दिक्कत है, लीवर की प्रॉब्लम है। मेरा कोर्स चल रहा है 6 महीने का आर्मी हॉस्पिटल में। मुझे लगा शायद ये सच है। मुझे लगा शायद सच है, हो सकता है इसको प्रॉब्लम हो, लीवर की दिक्कत हो, इलाज कर रहा है। बस ऐसे ही करते करते मेरी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद जिस दिन डिलीवरी होनी थी, उस दिन मैंने देसराज को बताया कि आज मेरे को दरअसल मेरा बड़ा ऑपरेशन से मेरी जो प्रेगनेंसी है वो बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मुझे डिलीवरी जल्दी हो गई थी, क्योंकि मेरी जो थी प्रॉब्लम थी मेरी, मैं क्या बताऊँ, टेंशन, दुख, दर्द, तकलीफ़, इसकी वजह से मेरा मेरे जो बच्चे वाली थैली थी जिसमें बच्चा था, वो फट चुकी थी और पानी निकल गया था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर के पास में सरकारी हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पे मुझे बोल दिया गया था कि आपकी थैली फट चुकी है और पानी निकल चुका है, तो बच्चा सूख जाएगा और तुरंत आपको ऑपरेशन कराना होगा, अभी आपका डिलीवरी का टाइम नहीं है। मेरी डिलीवरी का टाइम नहीं था, वो 1 महीने बाद था मेरा डिलीवरी का टाइम। और अगर मेरा ऑपरेशन नहीं होता तो मैं भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मर जाता, क्योंकि पानी जो बच्चे वाली थैली होती है जिसमें बच्चा होता है, वो फट जाती है और पानी निकल चुका होता है, बच्चा सूख जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में बोल दिया गया कि आपको रेफ़र कर देंगे हम लखनऊ के लिए, यहाँ पे वो सुविधा नहीं है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑपरेशन होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं भटक रही थी, उस दिन बारिश हो रही थी,
मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी जिस दिन मेरा बच्चा हुआ था 6 जुलाई को, और मैं सरकारी हॉस्पिटल में अकेले भटक रही थी। अल्ट्रासाउंड कराने गई थी अकेले। ये बंदे को मैं बुलाती रही, आ जाओ आ जाओ। वो दिन मुझे आज भी याद है, उस दिन को मैं नहीं भूलती कि वो दिन मैंने कैसे झेला है। एक माँ खुश होती है, उसके आगे पीछे लोग लगे रहते हैं जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, पर मैं उस दिन अकेले भटक रही थी सरकारी हॉस्पिटल में। और वहाँ पे भटकने के बाद ये नतीजा आया कि वहाँ पे टाइम लगेगा। लखनऊ यहाँ से दूर है, लखनऊ आप एम्बुलेंस से जाओगे, काफ़ी दूर है वो लखनऊ। तो हमने वहाँ से मैं घर आई। घर में मुझे ये कहा गया, घर के पास में प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे दिखाने गई, बस किसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मैंने अपने घर के नज़दीक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पे मतलब जो मैम थी, जो डॉक्टर थी, उन्होंने भी चेक किया। उन्होंने भी बोला कि अभी टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें जल्दी हो गई और जल्दी ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, ख़तरा हो सकता है नहीं तो तुरंत वहाँ पे मतलब आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में फ़ीस ज़्यादा लगती है। सरकारी में तो इसीलिए गई थी कि पैसे ना लगे, लेकिन सरकारी में भी ऑपरेशन ही होना था, लेकिन सरकारी में वो सुविधा नहीं थी हमारे यहाँ। लखनऊ मुझे रेफ़र कर रहे थे, तो प्राइवेट में भी पैसा लगना था। और देशराज को ये लग रहा था, मतलब उस जाहिल आदमी का मैं क्या ही बोलूँ, उसने क्या क्या मतलब उस टाइम पे किया है मैं बता नहीं सकती। मैंने उससे बोला कि यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है, पैसे पड़ेंगे, भेज दो मुझे किसी तरीके से। और उस आदमी ने सिर्फ मुझे दिलासा ही दिया, सिर्फ झूठ बोलता रहा, क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे, डॉक्टर से बात कराओ, नर्स से बात कराओ। उसको ये नहीं दिख रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ नहीं। उसको नर्स से बात करनी थी, डॉक्टर से बात करनी थी, उसको सच जानना था। उसको ये नहीं पता सीजर किसे कहते हैं, बड़ा ऑपरेशन किसे कहते हैं। उसको इसका वो नहीं था, वो कुछ और ही समझ रहा था। मेरा दिल जाता है मैं उस समय किस सिचुएशन में थी वो हॉस्पिटल में। मैं जितना मेरा जब ऑपरेशन हुआ है ना, उस समय बस इसी चीज़ का था कि मेरा पति मेरे साथ होता काश। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन होके मेरा बच्चा हो जाता है। उसके बाद मेरे से पूछा जाता है तुम सोनम, मुझे फ़ोन किया जाता है, मैं तब भी रो रही थी। मेरे पास फ़ोन आता है, ये पूछा जाता है सोनम क्या हुआ, क्या हुआ, सच बता क्या हुआ, तुझे मेरी कसम लगे क्या हुआ। पूछा जाता है लड़की हुआ लड़का हुआ। मैंने कहा तुम्हें अगर देखना ही है तो तुम यहाँ आके देख लो क्या है क्या नहीं है। पर उस आदमी ने फिर भी नहीं आया। वो मेरे घर वालों ने कहा बता दो क्या हुआ है। तब मैंने बताया उसको। उसके बाद भी बस सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, आया नहीं वो आदमी। मुझे ये कहता रहा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मैं नहीं आ सकता, मुझे ये है वो काम है, बस बहाना करता रहा। जबकि ये हॉस्पिटल में था ही नहीं, ये कहीं आर्मी में था ही नहीं, ये अपने घर में था, हिमाचल में था। और ये मुझसे सिर्फ झूठ बोल रहा था। झूठ बोलते बोलते बच्चे को देखते देखते, मेरे बच्चे के पैर जब पैदा हुआ था तो पैर टेढ़े थे उसके। मैंने इसको बताया बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, लखनऊ में दिखाना होगा, अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। बच्चा मेरा कमज़ोर था, 1 किलो 400 ग्राम का बच्चा था मेरा, 1 किलो 400 ग्राम का। सोचो आप लोग कितना कमज़ोर बच्चा था मेरा उस समय। पैरों में दिक्कत थी, 1 महीने तक हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि बच्चा ही मेरा कमज़ोर था। 1 महीने बाद ही मैंने उसके पैरों को दिखाया। 1 महीने तक मैं उस आदमी से रोती रही, गिड़गिड़ाती रही उसके सामने, लेकिन नहीं, वो आदमी टस से मस नहीं हुआ, नहीं आया। ऐसे करते करते बच्चा मेरा, ऐसे मैं अकेले भटकती रही उसके इलाज के लिए। अकेले मैं, कोरोना टाइम था, डॉक्टर को दिखाती थी, प्लास्टर चढ़वाया अपने बच्चे का, 10-10 प्लास्टर चढ़वाया। उसके बाद फिर मैंने सूज पहनाए, बहुत पैसे खर्च हुए मेरे बच्चे के पैरों में। मैं क्या करती, कहाँ से पैसे लाती, मैंने उसके सूज बंद कर दिए इस समय, इस वजह से। या तो मैं उसको पढ़ा लूँ या तो मैं उसको सूज बंधवा लूँ पैर के सूज बंधवाना मैंने बंद कर दिए उसके, क्योंकि वो मेरा बच्चा बीमार भी बहुत रहता था। कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी कोई बीमारी हो जाती थी। आज भी आप लोग को पता ही है, अभी उसके सर में फंगस जो हुआ था उसकी वजह से उसके सर में भी बाल नहीं ठीक से निकले हैं, पता ही आप लोग को। उसके बाद करते करते वो नहीं आया। फिर एक दिन मुझे कुछ और ही सच्चाई दिखती है इस आदमी की, कि ये अपने परिवार के साथ है। मैं बहुत मतलब इतना ज़्यादा टूटी ना मैं, भाई तेरे परिवार के साथ रहना था, रह लेता। मैं कभी कहती नहीं थी, तेरी सच्चाई जानने के बाद मैंने तेरे से खुद ही कहा था, लेकिन तूने ही तो बोला था सोनम तेरे साथ रहना है, मेरा बच्चा करता था ना तू।
बस ऐसे ही किया इसने। उसके बाद सब्र का बाँध टूट गया मेरा और मैंने इसके ऊपर केस कर दिया। इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी है ना, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतने गंदे गंदे वर्ड। मैंने इससे बोला करवा चौथ आया है, करवा चौथ में आ जाओ, नहीं आया बंदे को दया नहीं आई मेरे ऊपर, जरा सा भी दया नहीं आई इसको मेरे ऊपर। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही इसके सामने, यहाँ तक मेरी माँ भी रोई है इसके आगे। बच्चे को देख जा यार, एक बार तो आजा, बच्चे को देख जा बच्चे को, उसके लिए कुछ तो कर जा। उसको इलाज की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, दिखा देना उसको। बाप है तू, नहीं आया। सोचो एक माँ का बच्चे को जब उसका वो आदमी नहीं देखने आ रहा है, उस माँ के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। सोचो क्या उसकी स्थिति होगी कोरोना टाइम पे। आप सबको पता है ना कोरोना टाइम पे कितनी ज़्यादा मतलब खतरा था, और एक छोटे से बच्चे को लेके उसके पैर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास भटकना, कितने खर्चे थे, डायपर के खर्चे, दूध का खर्चा। मेरा दिल जानता है मैंने कैसे क्या किया है। मैं जानती हूँ उस आदमी को उसके कर्मों का फल मिलेगा ज़रूर। हाय बद्दुआ कहीं नहीं जाती, मेरी और मेरे बच्चे की हाय बद्दुआ ज़रूर लगेगी उसको। उसके बाद फिर हमारा ऐसे ही करते करते ऐसे बीत गया टाइम समय, और फिर सब्र का बाँध टूट गया। मैंने उस आदमी से कहा कि अब मैं केस कर दूँगी तुम्हारे ऊपर, जो करना है कर लो, मैं अपने बच्चे का अधिकार तो जाने नहीं दूँगी। मेरे बच्चे का अधिकार दो, क्योंकि उसको पालना पोसना सब कुछ करना है। बंदे ने झूठ ही बोलता तुम्हारे लिए घर बनवा दूँगा। सोनम चिंता मत कर, मैं जल्दी घर बनवा दूँगा तेरे लिए, एक नया घर होगा हमारा, ऐसा दिलासा दिया इसने। कभी बोलता अयोध्या में घर बनवा दूँगा, कभी बोलता हिमाचल में घर बनवा दूँगा। बस झूठ बोलता था ये, बस झूठ झूठ झूठ। केस किया, केस चल रहा है। जब मैंने केस किया, मेरे से बस ये ऐसी बातें करता था। 10 दिन 15 दिन पे इसकी कॉल आती थी, बस मैं कॉल करती थी, कॉल नहीं उठाता था। ऐसे करते गाली गलौज बकता था, बस यही सब चीज़ें करता था। और जब मैंने केस किया, केस करने के बाद उसके बाद इसको पुलिस वालों ने 2-3 बार बात करवाई थी, उस पर भी इसका वो था, कुछ नहीं था इसका इरादा, कुछ था ही नहीं करने का कभी भी। इसने सोचा कुछ नहीं होगा केस में। और जब केस किया मैंने, केस के लिए भी मैं बहुत दौड़ी हूँ, पुलिस चौकी के चक्कर बहुत लगाई हूँ मैं, तब मैंने इसके खिलाफ़ केस किया। और केस चल चल के आज 2025 है, केस चल रहा है हमारा। और मेरी जो बातचीत हुई थी बंद, वो मेरी उसी 2021 में जब मैंने केस किया इसके ऊपर, 2-3 बार उसी समय बात हुई थी पुलिस वालों ने। उसके बाद ना इसका कोई मेरे पास फ़ोन आया, ना इसने कोई बातचीत की मेरे से, ना इसने कभी अपने बच्चे का कोई हाल चाल पूछा कि मेरा बच्चा कैसा है। दरिंदा है ये, एक राक्षस दरिंदा इसको बोलेंगे। ठीक है, ये है मेरी स्टोरी। और आज स्टोरी जो चल रही है वो आप लोग देख ही रहे हो। मेरा केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो चल रहे हैं, और इसीलिए मैंने इसी में मैंने सारी स्टोरी पूरी बता दी आप लोगों को जल्दी जल्दी करके। बहुत सारी चीज़ें इसमें छोड़ दी है मैंने, नहीं बताई है, लेकिन मुझे अब आगे इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने इसी पार्ट में सब कुछ ख़त्म कर दिया है बता के, क्योंकि आप लोग भी लास्ट तक जानना चाह रहे थे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी करके बता दिया इस पार्ट में पूरी स्टोरी, क्योंकि इसके बाद मैं शायद आप लोग को कुछ ना बताऊं, कुछ भी इसके बारे में जिक्र नहीं हो पाएगा, हो सकता है ना हो पाए, तो इसीलिए बस आप लोग सपोर्ट करो। आज ये जो पार्ट 14 है, इसमें मैंने पूरी स्टोरी अपनी सोनम और धोखेबाज देशराज, एक्सपोजी देशराज की स्टोरी बता दी है जल्दी जल्दी करके। सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बताई है, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं इसमें, तो माफ़ करिएगा। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, शेयर करिएगा, क्योंकि अब आपको मेरे और मेरे बच्चे का बहुत सपोर्ट करना है, बहुत सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चे का कोई नहीं है, और मेरे और मेरे बच्चे का सिर्फ आप सबके अलावा कोई नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मेरा और मेरे बच्चे का बहुत सारा सपोर्ट करिए। कोई एक वीडियो वायरल करवा दीजिए मेरी, जिससे मेरा चैनल आगे ग्रो कर जाए। बस बाकी देशराज के बारे में बोलूँ तो परमात्मा है, और परमात्मा की लाठी में आवाज़ कभी नहीं होती है, बस इतना कहूँगी। मैं मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ मैं, तो बस जो जिसने किया है
कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हाय बद्दुआ कहीं किसी की जाती नहीं है। बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय।